बैक टू द शो। ब्रेक से पहले आपको पता है कॉल आई थी और मैंने उनको जवाब दिया था अबाउट होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट। उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि जी जो स्पाउसल एप्लीकेशन है उनमें किन किन चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगेन मैं पहले रिक्वेस्ट कर दूं कि जो लिस्ट है बड़ी एक्सटेंसिव है, बिकॉज अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं डिफरेंट लिस्ट है, आप लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं डिफरेंट लिस्ट है, आप नौकरी करते हैं डिफरेंट लिस्ट है, 6 महीने से नौकरी कर रहे हैं, साल से कर रहे हैं डिफरेंट लिस्ट है। लेकिन मैं आपको समरी दे देता हूँ। नंबर 1 जो रिक्वायरमेंट है वो है रिलेशनशिप की, कि आपकी शादी हो गई है, ज़रूर अपना एविडेंस ऑफ मैरिज भेजें। अगर शादी और एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ गया तो ज़रूर एक्सप्लेनेशन भेजें कि क्यों आप इतने अरसे से उनको आपने बुलाया नहीं। इंग्लिश टेस्ट उनको पास करना पड़ता है आपकी स्पाउस को पाकिस्तान के अंदर, और टीबी टेस्ट वगैरह साथ देना पड़ता है जो मेडिकल होता है। बट इंग्लिश टेस्ट की लिस्ट आपको ब्रिटिश काउंसलेट से पाकिस्तान में मिल जाएगी, वरना वेबसाइट के ऊपर भी है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपके स्पॉन्सर को 18,600 अर्न करना है, या अनलेस दे आस्किंग फॉर एक्सेप्शन, या वो ये बोल रहे हैं कि जी हम एग्जेम्प्ट हैं बिकॉज हम डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस में हैं, या वो बोल रहे हैं हमारे पास सेविंग है, जिसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है जो ऑलमोस्ट 62,500 प्लस के करीब बन जाती है। और एंड में ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट अकोमोडेशन है जिसमें आपको ये प्रूव करना है कि आपके घर में सफिशिएंट लिविंग अकोमोडेशन है कि आप अपने स्पाउस को रख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है। अगेन अगर आपको वेरी स्पेसिफिक लिस्ट चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द केस स्पेसिफिक लिस्ट चाहिए, तो आप बिल्कुल किसी भी वकील को कॉन्टैक्ट कर लें। शो के दौरान और एंड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लें एंड वन कैन प्रोवाइड दैट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेज उमर बोल रही हूँ लंदन से। जी मिसेज उमर। जी एक्चुअली मैं वर्क परमिट वीज़ा पे हूँ और मेरी सैलरी इस वक्त 20,500 है पर ईयर या जी और नेक्स्ट ईयर सितंबर में मेरा वीज़ा एक्सटेंशन है। लाइक अभी 3 इयर्स का था जी जी 2 वर्क इयर्स का परमिट होगा। वीज़ा, जी जी देन 2 इयर्स का नेक्स्ट सितंबर में करेंगे। जी और मैंने पूछना था कि ये 35,000 सैलरी का रूल का क्या कब अप्लाई होगा? मुझे अपनी एक्सटेंशन से पहले इसको 35,000 सैलरी करनी पड़ेगी, कब करनी पड़ेगी? या एक्सटेंशन करते वक्त करनी पड़ेगी? तो ये इसका थोड़ा सा बता दें प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। और सेकंड सॉरी एक और क्वेश्चन पूछना। हेलो जी जी आप मुझसे एक और सवाल भी पूछने लगी थी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जी जी वो मैंने पूछना था कि मेरा बेबी बॉर्न हुआ है, तो मुझे उसका वीज़ा रिक्वायरमेंट पूछनी थी कि अगर उसका अभी उसको पाकिस्तान लेकर जाना हो तो मुझे उसका कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखिए जी, पहली बात है कि जो उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट डाली है अप्रैल 2016 में, ये बहुत पहले उन्होंने अनाउंस कर दी थी कि जी हम लोग मिनिमम टियर 2 के ऊपर, जो आप वर्क परमिट स्कीम की बात कर रहे हैं टियर 2, उस पर मिनिमम लेवल 35,000 करने लगे हैं सैलरी का, कि जो भी आपका कोड है उसके हिसाब से आपकी सैलरी हो, लेकिन मिनिमम 35,000। आपकी भी एक्सटेंशन पहले ड्यू है। आपने जो कवानीन, जब आपकी एक्सटेंशन की बारी आएगी, जो आप पे अप्लाई होते हैं, आपने उनको फॉलो करना है। एज लॉन्ग एज यू फुलफिल दोज इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। इंशाल्लाह आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी। जिस तरह आपको पता है कि एक्सटेंशन के बाद आपकी सैलरी एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ी बढ़ जाएगी और हिसाब से आपने पॉइंट्स के ऊपर क्वालिफाई करना है। तो क्योंकि मुझे आपका कोड नहीं पता, तो मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी सैलरी आपके लिए इनफ होगी एक्सटेंशन के लिए। वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको इशू किया था, एंड आई होप ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कोड चेंज नहीं किया। जहाँ तक बात है सेटलमेंट की, एज लॉन्ग एज आप 35 से ऊपर कमा रही हो यू विल बी फाइन। और जब आप एक्सटेंशन अप्लाई करेंगी, ऑटोमेटिकली आप कोड के हिसाब से सैलरी करेंगे, तो मोस्ट कोड ऑलरेडी इन लाइन है विद दिस 35,000। कोई प्रॉब्लम होती है तो 35,000 का फिगर अपने दिमाग में रखें, बट वो सेटलमेंट के लिए। एक्सटेंशन पे जो कोड आपका है जॉब का स्पेसिफिक कोड, उस पर मैटर करता है। जहाँ तक बात है आपके बच्चे की, मुबारक को, उनका PBS डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई होगा। उसी तरह आपको मेंटेनेंस शो करनी है और आपने उनके लिए वीज़ा अप्लाई करना है। क्या क्या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अगेन इस वक्त फॉर्म मेरे सामने नहीं है, आप बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। आई कैन गिव यू वेरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कि ये डॉक्यूमेंट जो फॉर्म के अंदर बोले जाते हैं आप लगा दें। बट मेनली कि जी बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपीज, सर्टिफिकेशन ऑफ योर पासपोर्ट, योर BRP कार्ड कि जी मुझे इशू हुआ है, एंड ऑफ कोर्स मेंटेनेंस जो ओरिजिनल जाएगी उनको, जिसमें आप बता सकते हैं क्योंकि मेंटेन योर चाइल्ड, और उनको फिर वीज़ा मिल जाएगा इन लाइन विद योर वीज़ा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो।
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ प्रॉब्लम तो ना देंगे? ਹੁਣ पहली बार तो सानू मिल गया। मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पहली बात है कि परेशान ना हुआ करें। परेशान हो जब खुदा न खास्ता रिफ्यूज़ल लेटर आपके हाथ में हो, उससे पहले परेशानी का कोई फ़ायदा नहीं कि जी वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। प्रोसेस के अंदर है, और देखें, वेट करें, सब्र करें। जहाँ तक बात है कि आपको बेटे को बायोमेट्रिक अभी तक कार्ड नहीं, लेटर नहीं मिला कि आप फिंगरप्रिंटिंग करें, वो अगर कुछ अरसे में और भी नहीं मिलता तो आप उनको चेसअप कर सकते हैं और बोल सकते हैं हमने अप्लाई की थी, एप्लीकेशन डाली थी, ये उसकी एक्नॉलेजमेंट है, तो अभी तक मेरे बेटे को BRP की रिक्वेस्ट क्यों नहीं हुई। जहाँ तक बात है कि वीज़ा मिलेगा या नहीं, देखें, मुझे ये नहीं पता कि किन बेसिस के ऊपर आपको पहले वीज़ा मिला। आपने बिल्कुल जिक्र किया कि 2.5 साल का मिला, 7 साल की बेसिस पे, बट क्या एविडेंस जमा कराया था, क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे, मेरे पास उसकी समरी नहीं है। बट एक जनरल बात मैं आपसे ये कर सकता हूँ कि अगर आपके ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे उन्होंने पहले वीज़ा दिया, तो जितना अर्सा आपने और UK में गुजारा है, उतने आप और ज़्यादा इंटीग्रेट हो गए हैं ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर। तो बेसिकली जो बेसिस पहले थी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। जहाँ तक बात आती है कि जी मेरा बेटा 20 साल का हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई अगर पहले उसके इंटरेस्ट में था UK में रहना, जस्ट बिकॉज वो अडल्ट लाइफ में घुस गया है तो अब उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। अगेन, मैंने जिस तरह बोला कि केस स्पेसिफिक होता है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं। सिर्फ मैं ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि प्लीज़ सब्र कीजिए और घबराइए नहीं। अगर खुदा न खास्ता आपका रिफ्यूज़ हुआ, फिर आप हेल्प मांगिए, और रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ के ही कोई बता सकता है कि आपके केस में मेरिट कितना है। लेकिन सिर्फ मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि परेशान ना हो, सब्र करें, वेट करें होम ऑफिस के डिसीजन का। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी जी, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है, मैंने 2011 में मैं आया था एज ए स्टूडेंट, फिर 2013 में मैंने एक्सटेंशन करवा ली जी। मेरा कॉलेज बंद हो गया, लेकिन उस कॉलेज बंद होने से पहले मैंने ना यूरोपियन मैरिज कर ली थी, शादी कर ली थी मैंने यूरोपियन के साथ। ओके। तो यूरोपियन शादी करने के बाद वो घर चेक करने के लिए भी आए, तो उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह किया, उसका लड़की का ठीक रहा जी। तो उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। मैंने कुछ ना पुशअप करना शुरू कर दिया कि जी मैंने जाना है, मुझे जल्दी रिजल्ट दे दें। तो उन्होंने ना उसी दौरान लड़की ना अपने बैक होम गई, तो वापस ही नहीं आई जी। और उन्होंने ना मुझे रिफ्यूज़ल भेज दिया। मैंने अपील में मैं चला गया। अपील ये 31 मार्च को थी, मेरी हियरिंग आई, तो मैं हियरिंग पे मतलब मैंने मेडिकल भेज दिया, क्योंकि लड़की वापस ही नहीं आई, तो मैंने मेडिकल भेज दिया। अभी नेक्स्ट डेट तो नहीं मुझे मिली, लेकिन मेरी शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या मैं 3 साल गुजारने के बाद तलाक लेके तो मैं ह्यूमन राइट्स में जा सकता हूँ या डिटेन राइट का केस डाल सकता हूँ कि नहीं? या दूसरे नंबर पे मैं अभी अगर कोई इस तरह के ह्यूमन राइट्स में चला जाऊँ कि जी मुझे वो छोड़ गई है, या इस तरह की है सिर्फ जो मैं यूज़ कर सकता हूँ? थैंक यू जी, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पहले माय कंडोलेंसेस, आपके फादर की डेथ हुई, एंड आई नो कि जो लोग इधर होते हैं इमिग्रेशन में, और ये बड़ा एक टफ़ डिसीजन होता है, क्योंकि आप यहाँ अपने केसेस को परस्यू कर रहे होते हैं और कोई लव वन आपका पास आउट हो जाए, और सिर्फ आप नहीं, मैं और भी बड़े लोगों को जानता हूँ जो इन सिचुएशंस में होते हैं। सो आई थिंक सारों की तरफ से कंडोलेंसेस टू यू। जहाँ तक आपने अर्ज़ किया, देखिए होम ऑफिस ने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि वो इस बात को नहीं मानते कि आप
फैमिली मेम्बर हैं ईए नेशनल के, तभी उन्होंने मोस्ट लाइकली आप पे इल्ज़ाम लगाया और आपको रेजिडेंट परमिट नहीं दिया। आपके पास मौका था अपने केस को क्लियर करने के लिए जब आपको अपील मिली जिस पे आप नहीं जा सके। और ज़ाहिर बात है कि अगर आपकी स्पाउस यहाँ नहीं रहती तो टेक्निकली आप उनके साथ बेनिफिट नहीं ले सकते, बिकॉज जो कंडीशन है आपकी स्पाउस के लिए वो ये है कि वो इस कंट्री में रहें, आप दोनों इकट्ठे रहें, एंड शी इज़ एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स। बिकॉज आपने ख़ुद मुझे अभी बताया कि आपकी स्पाउस छोड़ के चली गई हैं, तो दैट मीन शी इज़ नॉट मोस्ट लाइकली एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स, और वो यहाँ रह भी नहीं रही। तो बेसिकली आप ये रेगुलेशंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते। जहाँ तक ह्यूमन राइट की बात है, वो फिर आपको ईए रेगुलेशन से विड्रॉ करके केस सेपरेटली ह्यूमन राइट का डालना पड़ेगा, बिकॉज ईए अपील के अंदर आप ह्यूमन राइट्स रेज नहीं कर सकते। कोर्ट ने वो डिसीजन भी दे दिया है अपना रिसेंटली। लेकिन अगेन ह्यूमन राइट पे वही बात आती है कि आपके केस में मेरिट है या नहीं। सिर्फ ये बोल देना कि मेरी रिलेशनशिप थी और उसकी बेसिस पे मैं यहाँ रह जाऊँ, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन राइट्स का बार बहुत हाई है, तो वो बार अभी आप रीच नहीं करते जो आपने अपने सर्कमस्टांसेस बोले हैं। तो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरे ख्याल से आपको चाहिए कि अपनी स्पाउस को फॉलो करें इन हर यूरोपियन कंट्री एंड लिव टुगेदर, और फिर वो आपके लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मैंने पहले भी बात की थी आपसे। जी। मैंने पूछा था कि मेरे 10 साल पूरे होने में जो हमारे रहते थे ना, तो मैंने एप्लीकेशन डाली ह्यूमन राइट की, तो उन्होंने मुझे अपील का राइट दिया। बिल्कुल, मैंने आपको तो कहा फिर कि सेक्शन जी, 120 के तहत आप लेकिन अब उनको मैंने अपील दायर कर दी थी, उसी दौरान मैंने फिर मेरे 10 साल पूरे हो गए, मैंने डेफिनेटली की एप्लीकेशन डाल दी थी जी। तो फिर उन्होंने ना मुझे 4 माह बाद ना रिफ्यूज नहीं किया, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन वापस भेज दी, फीस भी वापस कर दी जी। कि आपकी पहले पेंडिंग है एप्लीकेशन। तो अब मेरी डेट आ गई है 10 जून की, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वो वापस लेके नई या फ्रेश एप्लीकेशन डेफिनेटली डालनी चाहिए, या क्या करना चाहिए, या अपील में जाना चाहिए मुझे? ओके, मेरे ख्याल से मैंने आपको इसका जवाब दिया था, शायद आप उस वक्त बिज़ी थे, सुना नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन आपने अलबत्ता मुझे लास्ट टाइम नहीं दी थी कि आपने नई एप्लीकेशन डाल दी, क्योंकि अगर आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी होती मैं आपको पहले ही बता देता, जो मैंने बीच में भी जिक्र किया था कि जब आपकी अपील पेंडिंग हो आप नई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। सिर्फ अगर आपका डिसीजन होम ऑफिस ने नहीं लिया है तो उस डिसीजन से पहले आप नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा डिसीजन ले लिया जाए उसके बाद आप अपील के अंदर हों तो फिर आप नई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते जब तक आप अपील को विड्रॉ ना करें। और ये बात मैंने आपको पहले बोली कि एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि जी आप अपील विड्रॉ करें और नई एप्लीकेशन डाल दें 10 ईयर के ऊपर, बट उससे बेहतर ऑप्शन ये है जो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर आपको होम ऑफिस ने जो उनको देना चाहिए सेक्शन 120 का नोटिस इशू किया है तो आप उनको अंडर सेक्शन 120 अपील के अंदर अपने ग्राउंड्स को अमेंड करवाएं अपने वकील से और बोलें कि जी अब मैंने लॉफुली 10 ईयर्स भी पूरे कर लिए हैं और जो मेरी अब अपील हो वो 10 ईयर की बेसिस पे हो, ना कि ह्यूमन राइट की बेसिस पे। इसके ऊपर कोर्ट का एक केस भी है जिसमें बंदे ने आपकी तरह एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन अपील के प्रोसेस के दौरान उसके 10 ईयर्स पूरे हो गए थे तो उन्होंने अपने ग्राउंड्स को अमेंड करवाया था। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई थी। आई एम वेरी सॉरी अगर आपको समझ नहीं आई, लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि अपने वकील से मशवरा करें और अपने ग्राउंड्स को अमेंड करवाएं अंडर सेक्शन 120। अगर होम ऑफिस ने आपको सेक्शन 120 की ऑप्शन दी है जो कि देता है नॉर्मली रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर, उनको बताएं कि जी जो मैं अपील अब करना चाहता हूँ, मेरी सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, अब मैं अपील ह्यूमन राइट्स पे नहीं करना चाहता, मैं 10 ईयर के ऊपर करना चाहता हूँ, आप रिकन्सिडर करें मेरी एप्लीकेशन। आपने इस प्रोसेस के थ्रू जाना है। जो आपने नई एप्लीकेशन डाली बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने वापस भेज दी, बिकॉज वो कह रहे हैं अगर आपकी अपील पेंडिंग है तो कोर्ट में जाके डिस्कस करो क्या प्रॉब्लम है आपको, या अपना केस विड्रॉ कर लो। तो केस विड्रॉ करना थोड़ा ड्रामेटिक है, उससे बेहतर है आप अमेंडेड ग्राउंड्स करके उनको बताएं कि अब मुझे 10 ईयर्स हो गए हैं पूरे, तो अब मेरी जो कंसिडरेशन है आप वो करें 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस की बेसिस पे अंडर सेक्शन 120। एंड प्रिटी सर्टन, अगेन मैंने आपका रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ा नहीं तो आई एम प्रिटी सर्टन कि सेक्शन 120 का नोटिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आपको दिया होगा। यही बात मैंने आपको पहले बोली थी। आई होप अब आपको क्लियर होगी वो सिचुएशन। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं सर दो मेरे छोटे से सवाल थे जी। सर मैं जैसे यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे आया हुआ हूँ, मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ पे आए को जी। और सर मैंने अपनी मदर को बुलाना है टूरिस्ट वीज़े के लिए, जस्ट विजिट के लिए 6 वीक के लिए मैक्सिमम। जी जी। और सर और प्रॉब्लम ये है कि वो कोई काम नहीं करते वहाँ पे, मेरे पे डिपेंड है, मैं हर महीने उनको पैसे भेजता हूँ। ठीक है। ठीक है, और अगर उनको पैसे चाहिए अब उनके अकाउंट में तो कितने चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो
वैसे मैं उनको हर महीने मेरे जो पैसे भेजता हूँ उसका प्रूफ रहता है मेरे पास, क्योंकि मैं बैंक टू बैंक पैसे ठीक भेजता है, हूँ, वो पूरा बनता है। ठीक है। और सर दूसरा सवाल मसला थोड़ा सा ये है कि उनके थोड़े से पासपोर्ट की प्रॉब्लम चल रही है। उनका पासपोर्ट पे जैसे मेरे जो पासपोर्ट है उस पे मेरे फादर का नाम है सुरिंदर जी। सिंह, और जो मदर के डॉक्यूमेंट है वह उस पे लिखा हुआ है सुरिंदर पाल। ये थोड़ा फर्क आ जाता है, तो मैंने फाइल रुकवाई हुई है जानबूझ के, क्योंकि एक बार पासपोर्ट बन गया तो फिर वही रहेगा नाम। सर अगर कुछ नाम का ऐसे सुरिंदर सिंह और सुरिंदर पाल का ऐसे फर्क पड़ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं आती? क्योंकि आजकल तो आपको पता है 1 सेकंड के लिए रिफ्यूज कर देते हैं वो, मैं आपको छोटी छोटी बात के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं मैं आजकल आपको उसकी वो। एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे बताया जाता है कि शो का टाइम भी ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। मैं बड़ी जल्दी में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आपने पहले बोला कि आप मदर को पैसे भिजवाते हैं लेकिन उनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं, कितने पैसे उनकी बैंक में होने चाहिए। ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। देखें, इशू ये नहीं है कि बैंक में पैसे कितने होने चाहिए, आपने ये प्रूव करना है कि क्या ऐसी वजह जिसकी वजह से विज़िट के बाद द पर्सन विल गो बैक टू द होम कंट्री। पता नहीं लोग क्यों इतना फोकस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। वो बिल्कुल जो मैंने देखा है खुद रिफ्यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि आप जब उनको 6 महीने की स्टेटमेंट देते हैं, 2 महीने पहले बहुत ज़्यादा पैसे गए होते हैं, तो वो कहते हैं भाई ये पैसे कहाँ से हैं, उसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करते। या फिर आप कहते हैं जितनी इनकम है और वो इनकम मैच नहीं करती बैंक स्टेटमेंट के अंदर। एज लॉन्ग एज आप उनको एक्सप्लेनेशन दें कि जी ये फाइनेंशियल पोजीशन है, उनका ज़्यादा फोकस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होता है कि ये वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो आपने प्रूव करना है। फिर आपने अपने फादर की बात बोली, कोई ऐसा मसला नहीं है एज लॉन्ग एज फादर का साथ पासपोर्ट लगा दें और जो उनका नाम पासपोर्ट पे है और वो डिफरेंट है बर्थ सर्टिफिकेट की, उनका एफिडेविट के साथ उसके एक्सप्लेनेशन दे दें, दैट शुड बी फाइन। कोई इतना मटीरियल इशू आपने नहीं बोला। अनलेस एंड डेट ऑफ बर्थ भी गलत है तो फिर वो कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट लोग हैं, बट बीच में सरनेम डिफरेंट है। वो अक्सर पंजाबियों में, ये हमारे एथनिकल बैकग्राउंड्स में हो जाता है, लोग सरनेम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं एज लॉन्ग एज उसकी है। अगेन मुझे बार बार बताया जा रहा है कि हमारे शो का टाइम ख़त्म होता जा रहा है। थैंक यू सो मच टुडे, आपके पेशेंस का, आपने कॉल किया। आई वांट टू थैंक अदिल एंड अनिल जो बड़े मेहनत से पीछे काम करते हैं कैमरे के। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे आपसे 6 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।